स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के इस नए लेटेस्ट और धमाकेदार वीडियो में। ये वीडियो काफी इंपॉर्टेंट और पावरफुल साबित होने वाला है। क्यों? क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग डीएलएड इंग्लिश ग्रामर को पढ़ने वाले हैं। यानी डीएलएड इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे टॉपिक को मैंने सिलेबस में समझाया था और किस हिसाब से क्वेश्चन पूछा जाता है वो भी मैं सिलेबस में समझाया था। अगर उस सिलेबस को नहीं देखे होंगे उस वीडियो को जाकर जरूर देख लीजिएगा। एनीवे, सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं एक बात को रिमाइंड कर दूं कि बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी थे या अभी भी हैं जो बार बार कमेंट कर रहे थे कि सर ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के प्लेटफॉर्म पर डीएलएड 2025 जो एंट्रेंस एग्ज़ाम होना है उसका फ्रेश बैच तो स्टार्ट हो गया है। सिर्फ और सिर्फ अमित सर मैथमेटिक्स और रीजनिंग पढ़ा रहे हैं। इसके अलावा और जो सब्जेक्ट पिछले बैच में जो पढ़ाया जा रहा था, मान के चलिए कि मुस्कान मैम के थ्रू और मेरे माध्यम के थ्रू जो कुछ भी सब्जेक्ट की हम लोग तैयारी करवाएं, सभी आदमी हम लोग जो मिल करके डीएलएड वालों को गवर्नमेंट कॉलेज दिलाएं, तो इस हिसाब से अगर सभी लोग लग जाते तो बेहतर होता। मतलब ये बार बार कमेंट आ रहा था कि क्या मैथमेटिक्स और रीजनिंग ही पढ़ाई होगा, इबादत सर कहाँ हैं, मुस्कान मैम कहाँ हैं। तो अब आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपके बीच इबादत सर आ गए हैं और आपको अब इंग्लिश में टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। आपको सही जानकारी के लिए बात बता दूं कि पूरे डीएलएड की बात बता रहे हैं, पूरा 120 नंबर का होता है जिसमें 20 नंबर अकेला इंग्लिश जो है ना अपना हिस्सेदार है। 20 नंबर का हिस्सेदार अकेला इंग्लिश है और ये 20 नंबर बहुत मायने रखता है। और मैं सच कहूँ तो जो पिछला बैच में मैंने इंग्लिश पढ़ाया था, मात्र 15 से 20 वीडियो, ध्यान रखिएगा, उस प्लेलिस्ट को भी जाकर आप देख सकते हैं। 15 से 20 वीडियो शायद मैंने डाला था। वो 15 से 20 वीडियो सिर्फ टॉपिक के पॉइंट ऑफ व्यू से था। यानी कि जो क्वेश्चन डीएलएड यानी जो आयोग की तरफ से जो प्रश्न पूछा जाता था ना, मतलब जो पूछा जाता है उसी के हिसाब से मैंने सिलेबस अपना खुद से क्रिएट किया था। और मैंने बोला कि आप सभी अभ्यर्थी बस मैं जो पढ़ा रहा हूँ ना, आंख बंद करके बढ़िया से पढ़ाई कर लीजिए और समझ लीजिए। आई गारंटी कि आपको 20 में 20 मिलकर रहेगा। और सच में जो भी डीएलएड के अभ्यर्थी थे, जो पिछला बैच अभी रिसेंटली जो हम लोगों ने बैच को कामयाब किया, वो बैच के जितने भी अभ्यर्थी है जिसको गवर्नमेंट कॉलेज मिल गया, आप किसी से भी जाकर पूछ लीजिए कि तुम तैयारी कहाँ से किया था, गवर्नमेंट कॉलेज कैसे तुमको मिला, वो सारा का सारा जो है ना आपको प्रोपेगेंडा समझा देगा। सारा का सारा जो है ना मतलब हर एक मतलब जो है ना बातों को समझा देगा बारीकी से और बताएगा ज्ञापन एंट्रेंस एकेडमी के चौकट से मैंने तैयारी किया था। और मैथमेटिक्स, रीजनिंग, उर्दू, हिंदी, है ना, या मान के चलिए कि एसएसटी हो गया, या मान के चलिए कि इंग्लिश हो गया, बस आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। हम लोग सब कुछ सिलेवार तरीके से हर एक वीडियो को डेली बाय डेली अपलोड करेंगे। बस आप लोग अभी से ही लग जाइए। और आपको हम लोग का फीडबैक जानना है ना, तो पिछले वीडियो में जो हम लोगों ने पढ़ाया है उसमें कमेंट जा करके देखिए, कमेंट को खोलिए, देखिए, पढ़िए और समझिए, तब जाकर के आपको विश्वास होगा। सच कहूँ तो मैंने जो 5, 6, 7, 8, 10 वीडियो के माध्यम से जो पूरा का पूरा डीएलएड को इंग्लिश का हर एक टॉपिक को जो मैं टच करा दिया था, विद्यार्थी एग्जाम देने के लिए जब गए थे ना, तो पूरा का पूरा इंग्लिश बढ़िया तरीका से बना करके आए और आकर के बहुत सारा धन्यवाद लिख रहे थे। मतलब वो धन्यवाद मेरे को जो मोटिवेट किया कि आप सभी के बीच फिर से मैं आ गया हूँ, कम बैक हो चुका हूँ, तो आपको टेंशन लेने की ज़रूरत है। तो आपको फिर से अगेन स्वागत है आप सभी को ज्ञापन एकेडमी के इस नए वीडियो में। और आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और इस वीडियो को बिना स्किप किए शुरू से लेकर अंत तक देखना है। अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बड़े ही इत्मीनान से टेंस की शुरुआत करने वाले हैं। टेंस के पहले पार्ट को हम लोग पढ़ेंगे प्रेजेंट का, और प्रेजेंट से जितना भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है मैं आपको 1, 2, 3, 4, 5 एग्जाम्पल देकर के समझाऊंगा। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो जाएगी, इससे घबराना नहीं है। अगर आपको लगेगा कि वीडियो बहुत लंबी है तो थोड़ा थोड़ा करके देख लीजिएगा, लेकिन कंप्लीट देखिएगा। इससे होगा ये कि आपसे मतलब जब आप एग्जाम देने के लिए जाएंगे तो एक भी प्रश्न नहीं छूटेगा। सबसे पहले बात करते हैं टेंस, ठीक है ना। तो टेंस को हिंदी में कहते हैं, मतलब व्याकरण की भाषा में काल कहते हैं। लेकिन अगर हम इसको समय कहेंगे तो कोई हमको बुरा नहीं कहेगा। क्यों नहीं कहेगा भाई? क्योंकि काल को ही समय कहते हैं। व्याकरण की भाषा में टेंस को हिंदी में काल कहते हैं और उसका अपन देसी भाषा में जो हम लोग बोलते हैं का रे का हलवा। तो मतलब इस टाइप के बातों में अगर हम समय कहेंगे ना तो कोई दिक्कत नहीं है। हम लोग भोजपुरी में बोलते हैं, मतलब ऐसे मैंने हंसने और हंसाने के मूड में मैंने बोल दिया, फ्लो में निकल गया, बट आप लोग डोंट माइंड, ठीक है ना। काल की बात करें तो काल को ही हम लोग क्या कहते हैं? समय कहते हैं। और समय को हम लोग 3 हिस्सों में बांटते हैं। क्यों? आप भी बांट सकते हैं, मैं ही थोड़ी ना, आप भी बांट सकते हैं। कैसे? तो एक जो वर्तमान है,
और वर्तमान किसे कहते हैं भाई? ये किस फल का नाम? ये किसी फल का नाम नहीं है। वर्तमान ये एक समय का नाम है, जिस समय जो माने जो चल रहा है, जो चल रहा है उसी को हम लोग क्या कहते हैं? वर्तमान कहते हैं। उसके बाद से बात करते हैं भूतकाल। भूतकाल, अब आप कहेंगे कि सर ये भूतकाल ये क्या है सर? व्हाट इज दिस? मैं कहूँगा कि जो दिन बीत गया, जो दिन बीत गया। अब आइए, ठीक है ना, यहाँ पर 3 नंबर कि अब है भविष्य काल, ठीक है ना। अब कहेंगे कि सर ये क्या है? ये क्या है? व्हाट इज दिस? तो हम कहेंगे जो दिन आने वाला है, जो दिन आने वाला है। बस बारीकी से समझिएगा, खेल खेल में सब कुछ समझ में आ जाएगा। सुनिएगा, वर्तमान, देखिए सबसे पहला बात टेंस, जहाँ से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कम से कम 7, 8, 10 बन जाते हैं। बस इसको इत्मीनान समझना है। टेंस जिसको कहते हैं व्याकरण की भाषा में काल, और आपन देसी भाषा में समय कहते हैं। समय को 3 हिस्सों में बांटते हैं। जैसे कि मैं अभी पढ़ा रहा हूँ तो ये प्रेजेंट है, यही पढ़ाया हुआ अगर मेरा कल आप देखते हैं तो मेरा मान के चलिए कहेंगे कि ये बात सर का अपलोड किया हुआ वीडियो कल का है, तो यानी कि वो दिन बीत गया, मैंने यही मेरा काम किया हुआ अगर दिन बीत गया तो वो हो गया आपका भूतकाल। और जो मान के चलिए कि कल जो आने वाला है, सपोज मान के चलिए कि अगर आज सोमवार है कल मंगलवार हो जाएगा, अगर आज मंगलवार है कल बुधवार हो जाएगा, तो जो आने वाला कल होता है ना, वो उसको क्या कहते हैं? भविष्य काल कहते हैं। अब सुनिएगा ध्यान से, जो वर्तमान है उसको प्रेजेंट कहते हैं, यानी प्रेजेंट का मतलब ही वर्तमान होता है। और जो पास्ट है उसको भूतकाल कहते हैं, यानी भूतकाल को इंग्लिश में पास्ट कहते हैं। क्या कहते हैं? पास्ट कहते हैं। और जो भविष्य काल है उसको इंग्लिश में कहते हैं फ्यूचर। बातें समझ में आ रही है? अब देखिए, इसको कभी कभी हम लोग बहुत ही अच्छे ढंग से इंग्लिश बोलचाल में भी इस्तेमाल करते हैं। कैसे करते हैं? बोलते हैं का, अरे यार ट्राई टू अंडरस्टैंड, यार जो प्रेजेंट चल रहा है ना उसके बारे में सोचो, प्रेजेंट जो चल रहा है उसके बारे में सोचो, प्रेजेंट जो चल रहा है उसके बारे में सोचो। व्हाट यू वांट टू से, आप कहना क्या चाहते हो? हम कहना ये चाहते हैं जो वर्तमान में जो चल रहा है ना उसके बारे में सोचो। क्या हुआ वो छोड़ो, क्या होने वाला है वो छोड़ो, जो वर्तमान में चल रहा है। तो कभी कभी हम लोग इस प्रेजेंट को किस हिसाब से बोलते हैं? अपने बोलचाल के हिसाब से बोलते हैं। यानी कि इसी टेंस के पहले बेटा, यानी टेंस एक बाप है, उसके 3 संतान हैं, यानी ये जो समय है ना ये अपने 3 हिस्सों में बटा है। पहला प्रेजेंट जिसको वर्तमान कहते हैं। अब हम लोग इसको अपने बोलचाल में कैसे इस्तेमाल करते हैं? अरे यार वर्तमान में जो कुछ भी हो रहा है उसके बारे में सोचो। तो वर्तमान तो हम लोग बहुत कम बोलते हैं, लेकिन ये बोलते हैं कि प्रेजेंट में जो कुछ भी हो रहा है ना उसके बारे में सोचना चाहिए, है ना। कभी कभी तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कि यार पास्ट क्या हुआ उसको छोड़ो, पास्ट क्या हुआ उसको छोड़ो, भूल जाओ। क्या कहना चाहते हैं हम? या आप भी कहते हो किसी से कि यार पास्ट में क्या हुआ उसको छोड़ो। पास्ट का मतलब क्या हुआ? यानी जो दिन बीत गया, यानी जो बीत गया उसको छोड़ो। फ्यूचर के बारे में सोचो, लो आ गया फ्यूचर। या कहना क्या चाहते हो? तो फ्यूचर हम ये कहना चाहते हैं ना कि भविष्य काल के बारे में सोचो। भविष्य काल कहने का तात्पर्य ये है ना कि आने वाला जो दिन है ना वो बढ़िया हो, इसके बारे में सोचो। यानी कभी कभी तो फ्यूचर का मतलब भविष्य होता है, यानी कि तुम्हारा कैरियर होता है। कभी कभी तो हम लोग ऐसे भी बोलते हैं क्या कि अरे यार तुम अपने फ्यूचर के बारे में सोचो। अगर आज अभी तुम ऐसे कर रहे हो ना प्रेजेंट में, तो तुम्हारा फ्यूचर खराब हो जाएगा। इसलिए फ्यूचर में बेहतर करने के लिए प्रेजेंट अच्छा करना होता है, ठीक है ना। तो यानी हम लोग फ्यूचर को अपने भविष्य के हिसाब से भी रिलेट करके इस शब्दों को अपने बोलचाल की भाषा में बोलते हैं, ठीक है ना। अब बात आती है कि अब क्या है इसका सिंबल, क्या है समझने का तरीका। तो देखिए इसका लॉजिक और ट्रिक। जो टेंस है ना इसके 3 बेटे हैं, यानी जो समय है ना उसको 3 हिस्सों में बांटा गया है। याद रखिएगा, वर्तमान, भूतकाल और भविष्यकाल, यानी कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अच्छा, जो दिन चल रहा है तो याद रखिएगा जब भी कभी प्रेजेंट के अंतर्गत आए जाने वाले जितने भी वाक्य होते हैं, जितने भी बोलचाल की भाषाएं होती हैं, जो कुछ भी हम लोग वाक्य बोलते हैं, वो क्या होता है? लास्ट में हमेशा है आएगा। यानी कि जब भी है आ जाए तो समझ लेना कि वो क्या है? प्रेजेंट है। और याद रखना कि जब भी कभी मान के चलो यही किया कराया हुआ काम अगर वो बीत जाए और हम वो कहते हैं कि कल की ये बातें थी, तो वहाँ पर क्या हो जाता है? वो था थे थी में चला जाता है, था थे थी। यानी कि हम लोग पास्ट की पहचान किसी भी वाक्य के अंत में अगर हम था थे थी देखते हैं तो समझ जाते हैं कि ये पास्ट है, ठीक है। अब बात करते हैं कि ठीक है सर ये तो बातें समझ में आ गई, बट आने वाला जो फ्यूचर है वो क्या है? उसके अंत में, उसके अंत जो वाक्य के अंत होगा वो किस शब्द से होगा, किस माने अक्षर से होगा? तो वो होगा गागेगी। क्या होगा? गागेगी। समझ में आ गया? यानी कि मैं जाऊंगा, मैं खाऊंगा, मैं पीऊंगा, मैं दौड़, यार वो सो रहा होगा, वो खा रहा होगा। कभी कभी फ्यूचर को भी हम लोग प्रेजेंट के रूप में भी दिखाते हैं, बट हमेशा
से आपको यही बात एक समझा रहा हूँ कि एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ से ऑब्जेक्टिव जो पूछता है ना, वो ये आपसे वहाँ पर इंग्लिश बोलचाल करने के लिए आपको आयोग जो है ना क्वेश्चन प्रिंट करके आपसे वहाँ पर बुला करके आपसे बोलचाल थोड़ी ना करेगा। वहाँ पर रिटन एग्जाम देना है ना, वहाँ पर आपको ऑब्जेक्टिव करना है। मान के चलिए कि आपको ऑब्जेक्टिव सही चुनना है, तो जो उसमें क्या है, क्वेश्चन पूछता है कि इसमें से दिए गए जो सेंटेंस है वो किस माने टेंस के अंतर्गत आते हैं, प्रेजेंट में आते हैं कि पास्ट में आते हैं कि फ्यूचर में आते हैं, है ना। तो उसमें आपको चुनना होता है। तो मान के चलिए कि जब भी किसी सेंटेंस के वाक्य के अंत में गागे गया है तो वो फ्यूचर हो जाता है, था थे थी आए तो पास्ट हो जाता है, और वो मान के चलिए है आए तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट होता है। अब बात करते हैं, देखिए होता क्या है कि ये जो टेंस है ना, इसके 3 हिस्सों में जो हम लोगों ने बांटे। सबसे पहले कि आज के इस वीडियो में हम लोग सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट के किस्से को समझेंगे। प्रेजेंट के कितने बेटे हैं, तो देखो मान के चलो ये इकलौता बाप है, इसके 3 संतान, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। अब हुआ ये है कि ये जो है ना, ये बेचारा, ये प्रेजेंट, इस प्रेजेंट की भी शादी हुई। मतलब जिस तरीके से हम लोग भी जवान होते हैं और जवान होने के बाद हम लोग की जो है ना शादियां होती हैं, उस तरीके से प्रेजेंट की भी शादियां हुई। ये बेचारा कुंवारा नहीं रहा। जब शादियां हुई तो इसके 4 संतान हुए। कितने? 1 2 3 4, यानी कि टोटल 4 संतान हुए। भाई मेरे समझ लो दिमाग से, ठीक है ना। पहले बेटा जो हुआ उसका नाम रखा सिंपल प्रेजेंट टेंस। क्यों सिंपल नाम रखा? पहला बेटा का नाम सिंपल, इधर आ। अब वो सिंपल किसका बेटा है? प्रेजेंट का ना। तो आजकल देखिएगा बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग में चला है। मान के चलिए कि मुस्लिम कम्युनिटी में भी सबसे ज़्यादा आप देखेंगे। अब आई डोंट नो, मतलब मैं किसी तरीके का पक्षपात नहीं कर रहा हूँ। हिंदू कम्युनिटी में भी आप देखेंगे कि हो ये रहा ना कि जो मान के चलिए कि जो लड़का है, ठीक है ना, मान के चलिए कि उसकी शादी हो गई तो वो अपने पत्नी और अपना दोनों का नाम एक साथ जोड़ करके, ठीक है ना, क्या कर रहा है कि मतलब एक नाम क्रिएट कर दे रहा है। जैसे मान के चलिए कि एक ही नाम रहेगा जिसमें 2 व्यक्ति का नाम उसमें शामिल रहेगा, ठीक है ना। जैसे एज फॉर एग्जांपल मान के चलो कि जैसे कि कोई भी नाम ले लो, जैसे एक लड़का का एक लड़की का, दोनों को जोड़ दो, है ना। तो दोनों को जब जोड़ोगे तो एक नाम जो क्रिएट होगा ना, तो उस नामों से क्या होगा, जैसे कि मालूम ये चलेगा, ठीक है ना, क्या मालूम चलेगा कि इसमें लड़का और लड़की दोनों का नाम है कि नहीं, है कि नहीं। मान के चलो मोहन नाम है और लड़की का नाम प्रीति है, ठीक है ना, तो मोहन प्रीत नाम रख दिया, ठीक है ना। क्या नाम रख दिया? मोहन प्रीत। तो भाई मोहन प्रीत इधर आ। मोहन प्रीत से क्या तात्पर्य है कि इसमें मोहन का भी नाम है और उसके वाइफ का भी नाम है। इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो जिसके संतान पैदा हो रहा है ना, उस संतान को अपने मान के चलिए कि वो मान के चलिए कि उस संतान का नाम उसके बाप या उसके माँ, मान के चलिए लड़की का नाम है तो उसके माँ के नाम से जोड़ करके एक नाम बना दिया जा रहा है। अगर बेटा हो रहा है तो बेटा को उसके बाप के नाम से जोड़ करके एक नाम क्रिएट कर दिया जा रहा है। उसी तरीके से मान के चलिए कि ये टेंस है, इसके 3 संतान है। अब ये 3 संतान जो है ना, मान के चलिए प्रेजेंट है तो टेंस का नाम लिख चलेगा। क्यों? क्योंकि टेंस का बेटा प्रेजेंट है। टेंस को 3 हिस्सों में बांटा गया। टेंस को कितने हिस्सों में बांटा गया? 3 हिस्सों में बांटा गया। देखिए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी बट आराम से समझना। टेंस को 3 हिस्सों में बांटा गया, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। तो अब इसका हम सिर्फ प्रेजेंट इसको नाम थोड़ी ना रख के बुलाएंगे। मान के चलिए कि टेंस के 3 को संतान है तो हम कहेंगे प्रेजेंट इधर आओ, नहीं, प्रेजेंटवा के साथ इस बापुआ का नाम जोड़ेंगे टेंस, यानी कि ये हो गया प्रेजेंट टेंस। इसको पूरा नाम हो गया प्रेजेंट टेंस, यानी वर्तमान काल, ठीक है ना। यानी काल का बेटा वर्तमान, इसलिए वर्तमान के साथ काल जुड़ गया, इसलिए हम वर्तमान काल कहते हैं। आई होप कि आपको ये समझ में आ रहा हो। उसी तरीके से पास्ट के साथ टेंस जोड़ देंगे तो ये हो गया क्या चीज़? भूतकाल। उसी तरीके से फ्यूचर के साथ मान के चलिए भविष्य है तो फ्यूचर के साथ टेंस जोड़ दिए तो फ्यूचर टेंस हो गया, यानी भविष्य काल, यानी कि इसके बाप का नाम भी हो गया। अब यहाँ पर सोचिए, अब इसके साथ मान के चलिए ये प्रेजेंट का जब शादी हुआ तो इसके 4 संतान हुए, ठीक है ना। ये जो 4 संतान हुए ना, तो नाम रखा अपने बेटा का सिंपल। क्या नाम रखा? सिंपल। और बोला कि देख बेटा सिंपल, तुम्हारे साथ मेरा नाम रहेगा और तुम्हारे दादा का भी नाम जुड़ेगा। क्या नाम रहेगा? मेरा नाम तो जुड़ेगा ही क्योंकि मैं तुम्हारा बाप हूँ। तो सिंपल बेटा बोला ठीक है पिताजी कोई बात नहीं है, आप अपना नाम जोड़ दे, दादा का नाम जोड़ दे, ठीक है ना। और जब मेरा संतान पैदा होगा ना तो मैं भी क्या करूंगा, मैं कुछ अलग अलग नाम रखूंगा। मन करेगा तो मैं बाप दादा का नाम जोड़ूंगा, नहीं तो मैं कुछ अलग। तो देखिए ये भी जो सिंपल प्रेजेंट है ना, इस प्रेजेंट का भी, ठीक है ना, निगेटिव पॉजिटिव वगैरह ये सब चीज़ें हैं वो हम आपको बाद में पढ़ाएंगे, लेकिन फिलहाल ये लाइन बैलेंस से समझ। प्रेजेंट के 4 संतान हुए, सिंपल, प्रेजेंट, ठीक है ना, सिंपल, ठीक है ना, इम्परफेक्ट,
परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये 4 संतान हुए, लेकिन इन चारों के साथ इसके बाप का नाम जुड़ा हुआ है। सुनिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस, ठीक है ना, जो उसका बेटा का नाम क्या पड़ा, पहला बेटा का नाम सिंपल, ठीक है ना, लेकिन इसके साथ प्रेजेंट टेंस जोड़ दिया गया है। अब सुनिए यहाँ पर देखिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, लेकिन इम्परफेक्ट भले ही नाम है दूसरा बेटा का, लेकिन इम्परफेक्ट के साथ प्रेजेंट जुड़ा है। प्रेजेंट परफेक्ट, यानी परफेक्ट तो नाम है बेटा का, तीसरा बेटा का नाम परफेक्ट हो गया, ठीक है ना, लेकिन प्रेजेंट जुड़ा है। परफेक्ट कंटिन्यूअस चौथा बेटा का नाम है, लेकिन इस परफेक्ट कंटिन्यूअस के साथ प्रेजेंट जुड़ा है। यानी कि मान के चलिए पहले बेटा में, ठीक है ना, पहले बेटा में भी बाप और दादा का नाम, इसमें भी बाप और दादा का नाम, क्योंकि देखो प्रेजेंट और टेंस बाप दादा हो गए, इसमें भी बाप दादा हो गए, इसमें भी बाप दादा हो गए, ठीक है। तो कुल मिला जुला करके अगर इन चारों संतान के नाम को, माने रियल में नाम क्या है जो अलग अलग है, वो है सिंपल, इम्परफेक्ट, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये पास्ट के साथ भी आएंगे, ये फ्यूचर के साथ भी होंगे, ठीक है ना। और सब लोग अपने क्या करेंगे, अपने अपने बेटा के साथ, ठीक है ना, अपना मान के चलिए कि वो बाप है तो अपना नाम जोड़ेगा और अपने अब्बू का नाम यानी पापा का नाम भी जोड़ेगा। एनीवे, अगर आपको लग रहा है कि मैं थोड़ा सा ज़्यादा घुमा फिरा रहा हूँ तो थोड़ा सा वीडियो को, ठीक है ना, और स्लो कर लीजिए, और थोड़ा सा लग रहा है कि मैं बहुत ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ तो मैंने स्लो कर लीजिए। यहाँ सुनिएगा ध्यान से, सिंपल प्रेजेंट टेंस की बात, ठीक है ना। तो यहाँ पर देखिएगा, अगर इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस की बात करें तो सबसे पहले बात कि ये हो चाहे ये हो, ये हो, ये हो, कोई भी हो, लास्ट में है आएगा, यानी कि ये प्रेजेंट की बात है। तो सिंपल प्रेजेंट की बात करें तो ये हो गया इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी कि इसमें वाक्य कैसे आते हैं, तो मैं जाता हूँ, मैं जाता हूँ। तो देखिएगा इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी इसकी बनावट क्या होती है, तो सुनिएगा, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। समझिएगा ध्यान से, क्या है, सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब 1 प्लस ऑब्जेक्ट। अब सुनिएगा, इम्परफेक्ट की बात आती है तो यहाँ पर हो गया मैं जाता हूँ, ठीक है, यानी है आ रहा है। इम्परफेक्ट में क्या आएगा, मैं जा रहा हूँ, मैं जा रहा हूँ। अब इसका जो स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस, यानी इसको बनाने का जो फार्मूला होगा वो होगा सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए ये हो गया, समझते जाइएगा, ठीक है। अब आइए, ये है परफेक्ट, मैं खा लिया हूँ, मैं खा लिया हूँ। इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस होगा सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट। चलिए ये भी हो गया। अब आइए बात करते हैं परफेक्ट कंटिन्यूअस की। तो यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर क्या हो गया, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस भी भर में ING प्लस, ठीक है ना, ऑब्जेक्ट, ठीक है ना, ये हो गया। अब सुनिए, अब देखिएगा, इस पर थोड़ा सा गौर कीजिएगा जो मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहला बात कि जब भी कभी सेंटेंस में सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब 1 देखेंगे तो समझ लेना कि वो प्रेजेंट है, प्रेजेंट है, यानी वो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आ रहा है। और प्रेजेंट टेंस के कौन सा टेंस, माने प्रेजेंट, मान के चलिए प्रेजेंट को भी तो 4 बेटा है ना, तो प्रेजेंट का सिंपल प्रेजेंट में है, यानी जब भी कभी सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ जाए, सुनिएगा ध्यान से, यहीं से अब ऑब्जेक्टिव बनता है। और यहीं पर आप लोग क्या करते हैं ना, जल्दी जल्दी करके, और आपको लगता है बकवास कर रहे हैं, घुमा फिरा रहे हैं। नहीं बाबू, मैं घुमा फिरा नहीं रहा हूँ, आपको कंसेप्ट दे रहा हूँ, बहुत इत्मीनान से मैं समझा रहा हूँ। सुनिएगा, सब्जेक्ट के बाद जैसे ही मेन वर्ब आ जाए तो समझ लेना कि वो सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत। अगर सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं दिया हो, सुनिएगा ध्यान से, ऑप्शन में सिंपल प्रेजेंट टेंस नहीं दिया हो, सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडेफिनिट भी टेंस कहते हैं, अगर नहीं दिया हो तो समझ लेना कि प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर दिया रहेगा, तो समझ लेना कि वहां पर आपको क्या करना होगा, प्रेजेंट चुनना होगा। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट के संतान है, प्रेजेंट के क्या है, संतान है। अब सुनिएगा, यानी टेंस के संतान है, ठीक है ना। अब सुनिएगा, यानी सब्जेक्ट के बाद जैसे ही मेन वर्ब आ जाए तो समझ लेना कि वो टेंस है, और टेंस में कौन सा टेंस, प्रेजेंट है। बातें समझ में आ रही है। तो आपसे पूछ सकता है कि ये किस टेंस में आता है, तो आप बोलेंगे प्रेजेंट। और प्रेजेंट में कौन सा,
माने कौन सा किस कैटेगरी में आता है, तो प्रेजेंट का पहला बेटा सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। किस में आता है, सिंपल प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आता है। ये बातें समझ में आ गई। अब आइए सब्जेक्ट के बाद थोड़ा सा गौर कीजिएगा। जैसे ही एम इज आर आए, ठीक है ना, क्या, जैसे ही एम इज आर आ जाए, देखिएगा भाई, जैसे ही एम इज आर आ जाए और एम इज आर के बाद जैसे ही वर्ब में आईएनजी दिखाई दे, जैसे कि मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूं, यानी कि जैसे ही एम इज आर, सुनिएगा ध्यान से, एम इज आर के बाद जैसे ही वर्ब में आईएनजी दिखाई दे, समझ लेना कि ये टेंस के प्रेजेंट में तो है, लेकिन प्रेजेंट का दूसरा बेटा इम्परफेक्ट का है, ठीक है ना। तो आपसे ऑप्शन में पूछेगा कि सेंटेंस वही दे देगा, अब पूछेगा क्या, बताइए कि ये किस टेंस में है, तो आप कहेंगे प्रेजेंट में है। अगर प्रेजेंट का ऑप्शन दिया रहेगा, इम्परफेक्ट का नहीं दिया रहेगा, तो प्रेजेंट चुनना, ठीक है। लेकिन अगर मान के चलिए कि प्रेजेंट नहीं दिया है, खाली दिया है सिंपल प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट इम्परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, अगर ये दिया रहे या नॉन ऑफ दिस दिया रहे, तो आपको क्या चुनना होगा, इम्परफेक्ट टेंस चुनना होगा। क्योंकि इम्परफेक्ट का स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस होता है सब्जेक्ट के बाद एम इज आर हेल्पिंग वर्ब के रूप में, और आने वाला एम इज आर के बाद जब भी कभी वर्ब आता है ना, वो ऑटोमेटिक उसमें आईएनजी जुड़ जाएगा और वो एम इज आर के बाद गोइंग हो जाएगा। बातें समझ में आ रही है। यानी कि जो कुछ भी एम इज आर के बाद वर्ब आएगा, आने वाला वर्ब में आईएनजी जुड़ जाएगा। और जब भी आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, अगर ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि ये प्रेजेंट है कि पास्ट है, ठीक है ना, कि फ्यूचर है, ठीक है ना, कि नोटा है, यानी नोटा मतलब इनमें से कोई नहीं, तो आप कहेंगे सर ये प्रेजेंट है, इबादत सर से पढ़े हैं, आप हमें ब्लफ नहीं कर सकते हो, ये प्रेजेंट है। लेकिन ये ऑप्शन ना रख करके, मैंने ये ऑप्शन वहाँ हटा दे और बोलेगा कि ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, कि प्रेजेंट परफेक्ट है, कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है, तो आप क्या कहोगे, ये इम्परफेक्ट है। क्या है, इम्परफेक्ट है। ये बातें समझ में आ गई। अब आइए आगे बढ़ते हैं, परफेक्ट की बात करते हैं। और परफेक्ट का मतलब आप समझते हो क्या होता है, देखो सुनो, देखो सेंटेंस के साथ एक लॉजिक बता रहे हैं। सिंपल मतलब साधारण, अरे यार मेरे पास कोई झोल झाल नहीं, कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं लगता है, मैं डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद वर्ब को अपना लेता हूँ, यानी मैं जाता हूँ, खाता हूँ, पीता हूँ, दौड़ता हूँ, उठता हूँ, सोता हूँ, ये हो गई बात। जब भी कभी सॉरी जब भी कभी इम्परफेक्ट की बात आती है, तो इम्परफेक्ट में क्या होता है, सुनिएगा, सब्जेक्ट के बाद एम इज आर आता है, यानी कि इम्परफेक्ट में क्या है, रहा रही हमेशा आएगा, यानी कि मैं जा रहा हूँ, खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, उठ रहा हूँ, दौड़ रहा हूँ, सो रहा हूँ, उठ रहा हूँ, बैठ रहा हूँ, है ना, यही सब आएगा। जो भी अदरक लहसुन प्याज जो भी कर रहे हो आप, करने के दौरान एम इज आर के बाद वर्ब में आईएनजी हो जाएगा। लेकिन परफेक्ट पर कभी आप ध्यान दिए हो, इसमें कोई भी काम को हो चुका होना समझा जाता है। जैसे कि मान के चलो कि सपोज अभी मैं क्या कर रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, लेकिन जब मेरा वीडियो ये कंप्लीट हो जाएगा तो मैं कहूँगा मैं पढ़ा लिया, यानी मैंने एक वीडियो बना लिया। यानी जब कोई काम को हम कंप्लीटेड दिखाते हैं ना, तो वो क्या होता है, वो काम पूरी तरीके से परफेक्ट समझा जाता है। यानी किसी भी काम को जब पूरी तरीके से कंप्लीट दिखा दो तो उसको परफेक्ट ही समझा जाता है। और परफेक्ट इंसान तभी होता है जब पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए, ठीक है ना। तो परफेक्ट का फॉर्मूला होता है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, ये है हेल्पिंग वर्ब। हैज या हैव के बाद डायरेक्ट जैसे ही वर्ब आएगा तो उसको पकड़ करके 3 नंबर गियर में ठोक दो और उसको वर्ब का तीसरा रूप दे दो, है ना। तो मान के चलो कि गो है, तो गो का वर्ब 2 हो जाएगा वेंट, और गो का V3 हो जाएगा वो गॉन, ठीक है ना। तो मान के चलो कि ईट है, तो ईट का वर्ब 2 होता है एट, और वर्ब का तीसरा रूप होता है ईटन। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मैं खा लिया हूँ, तो हो जाएगा आई हैव ईटन, ठीक है ना। अब देखो जब भी कभी हैज या हैव के बाद V3 आए, ठीक है ना, तो समझ लेना कि ये क्या है, हैज हैव के बाद आने वाला वर्ब तो 3 रहेगा ही, लेकिन जब भी कभी हैज हैव देखना तो भी समझ लेना कि वो प्रेजेंट के अंतर्गत आता है। अगर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर अगर पूछे तो बोल देना ये प्रेजेंट टेंस है, लेकिन प्रेजेंट में कौन सा है तो बोल देना कि प्रेजेंट का ये परफेक्ट है। यानी प्रेजेंट का तीसरा नंबर बेटा परफेक्ट है, और उसी परफेक्ट के थ्रू ये क्या है, सेंटेंस बना है। यानी अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछ दे कि आई हैव ईटन, ठीक है ना, ये किस टेंस के अंतर्गत आता है, तो प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर वगैरह दे देगा, तो आप प्रेजेंट चुनेंगे। लेकिन अगर प्रेजेंट में पूछ दे कि प्रेजेंट इम्परफेक्ट है, कि सिंपल प्रेजेंट टेंस है, कि परफेक्ट कंटिन्यूअस है ना, तो आपको क्या चुनना होगा, प्रेजेंट परफेक्ट चुनना होगा। यानी कि कोई काम को हो चुका होना समझ, जब भी हम लोग समझते हैं तो ये क्या होगा, आपका
प्रेजेंट परफेक्ट हो गया, यानी परफेक्ट हो गया। अब सुनिएगा, थोड़ा सा गौर कीजिएगा, जब भी कभी परफेक्ट और कंटिन्यूअस की बात आती है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट यानी प्रेजेंट टेंस का चौथा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की जब बात आती है, यानी कि चौथा बेटा परफेक्ट कंटिन्यूअस के नाम से जाना जाता है। तो इसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस है, सुनिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस, ठीक है ना, भर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट फॉर सिंस प्लस टाइम वगैरह हो जाता है, जो भी अदर क्लास में आगे लगाना है वो लगा देना, लेकिन सीक्वेंस तो यही होता है। लेकिन गौर कीजिएगा, ध्यान दीजिएगा, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, यहां पर क्या करना है, परफेक्ट का भी लागू करना है। सुनिएगा, परफेक्ट का भी फॉर्मूला लागू है। देखिएगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस का मतलब क्या है, सुनिए पहले समझिएगा एकदम इत्मीनान से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। परफेक्ट कंटिन्यूअस नाम क्यों रखा गया? सबसे पहला बात कि इस टेंस का मतलब को समझिए। देखिए, प्रेजेंट का ये चौथा बेटा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें कोई काम आधा हो गया है, यानी कि परफेक्ट मतलब कोई काम हो गया, मतलब कंप्लीट है, आधा काम कंप्लीट है, और कंटिन्यूअस का कुछ फार्मूला है, यानी इम्परफेक्ट को कंटिन्यूअस के भी नाम से जानते हैं। इम्परफेक्ट को किससे जानते हैं? कंटिन्यूअस के भी नाम से जानते हैं, ठीक है ना। और इस सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडेफिनिट के भी नाम से जानते हैं। यही विद्यार्थी जो वीडियो को स्किप कर देते हैं ना, यही बारीकी बात नहीं समझ पाते हैं। सुनिएगा, सिंपल प्रेजेंट टेंस को इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट को कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं, और कंटिन्यूअस यहाँ पर ऑलरेडी दिया है, और परफेक्ट, तो सुनिएगा, यहाँ पर परफेक्ट और कंटिन्यूअस दिया है, तो जाहिर सी बात है कि आधा फार्मूला परफेक्ट का लगेगा और आधा फार्मूला कंटिन्यूअस का लगेगा। अब आप थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा कि हम लोग क्या कहते हैं इम्परफेक्ट को। इम्परफेक्ट का फार्मूला क्या है? इम्परफेक्ट कहिए चाहे कंटिन्यूअस कहिए, कंटिन्यूअस कहिए, इन दोनों का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस एमिज आर प्लस भर में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ठीक है ना। अब आइए, परफेक्ट का फार्मूला क्या है भाई? परफेक्ट का फार्मूला क्या है? परफेक्ट का फार्मूला है सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस ऑब्जेक्ट, है ना। अब सुनिए, ये कह रहा है कि जो प्रेजेंट का चौथा बेटा है वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, यानी कि इसमें पहले परफेक्ट का फार्मूला लगेगा, यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव, तो सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव लग गया। अब कह रहा है का कि ये V3 लगा दो, चलो भाई V3 लगा दिया। बी का ये वर्ब 1 हो गया, ये वाज हो गया V2, ठीक है ना, और ये बीन हो गया क्या चीज़? V3, ठीक है ना। तो यहाँ पर बीन लग गया। अब कह रहा है का कि ठीक है, तनिया सा ये जो है ना कंटिन्यूअस वाला भी फार्मूला लगा दो, तो ये ऑब्जेक्ट हटा देंगे और उसमें क्या करेंगे, यहाँ पर सुनिएगा, इस V3 के जगह पर हम लोग क्या कर दिए? बीन लगा दिए हैं। क्या लगा दिए? ये बीन लगा दिए। V3 तो हो गया। अब आओ, ये वर्ब का आईएनजी क्या बता रहा है? कंटिन्यूअस, यानी कि यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे? वर्ब में आईएनजी लगा देंगे प्लस अदर क्लास एंड पियर जो भी है लगा देंगे। मुझे पूरा यकीन है कि ये बात आपको समझ में आ रहा होगा। मैं ज़्यादा फास्ट बोल रहा हूँ ना, तो थोड़ा सा स्लो कर लीजिएगा। सुनिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस जो है ना, इसमें प्रेजेंट परफेक्ट का भी फार्मूला लागू है और कंटिन्यूअस का भी। आधा परफेक्ट है और आधा कंटिन्यूअस है। इससे डायरेक्ट पता चल रहा है कि कोई काम आधा हो गया है और कुछ काम अभी चल रहा है, उसी में से बचा हुआ। जैसे कि मैं आधा पढ़ा चुका हूँ और अभी आधा बाकी है जो मैं पढ़ा रहा हूँ। इससे आपको समझ में आ गया होगा, यानी सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस मैं। अब देखिए, यहाँ पर क्या है कि अगर हमको सेंटेंस बनाना होगा, जैसे कि रोहन सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहा है। सुनिएगा ध्यान से, रोहन सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहा है, यही सब आएगा ना कंटिन्यूअस में। सुनिएगा, रोहन सुबह से क्रिकेट खेल लिया है कुछ और खेलते आ रहा है, यानी सुबह से खेल रहा है। और देखिएगा, कभी भी एक चीज़ ध्यान में रखिएगा कि इस टेंस की पहचान जानते हो करने का एक और लॉजिक और एक और ट्रिक है कि जब भी कभी सुबह से, शाम से या 2 वर्षों से, 4 वर्षों से, तो समझ लेना कि लगभग वो क्या है? परफेक्ट कंटिन्यूअस का ही है। और जब भी कभी हैज या हैव बीन, एमिज आर या डायरेक्ट सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब अगर दिखाई दे दे, तो समझ लेना कि वो क्या है? प्रेजेंट के अंतर्गत आते हैं। तो कुछ हेल्पिंग वर्ब पर भी ध्यान रखिएगा। यहाँ पर देखिए, रोहन सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहा है, तो रोहन के साथ हैज लगेगा कि हैव लगेगा? चूंकि यहाँ पर हैज और हैव है, तो ये अपना बपौती थोड़ी ना है कि जो मन करेगा वहीं लगा देंगे। नहीं, ग्रामर का एक रूल है कि सब्जेक्ट के बाद, ठीक है ना, हैज या हैव बीन लगाना है, लेकिन सोच समझ कर।
अगर सिंगुलर है ठीक है ना, जैसे मान के चलिए आई है तो हैव लगेगा, ठीक है ना, यू है तो हैव लगेगा, दे है तो हैव, यानी एक सिंगुलर व्यक्ति आई के साथ हैव लगता है, ठीक है, ये रूल है, लेकिन यू के साथ आप भी सिंगुलर हो तो हैव लगेगा, ठीक है ना। अब सुनिएगा, दे के साथ प्लुरल है तो भी लगेगा, लेकिन एक यहाँ पर पूरा तरीके से ये हैज 2-3 बातों के लिए रजिस्टर्ड हो चुका है। क्या है कि ही हो चाहे शी हो चाहे इट हो चाहे कोई भी एक नाम हो, ठीक है ना, सिंगुलर दिखाने के लिए यहाँ पर हैज इस्तेमाल कर देना। अब कहोगे सर तो आई के साथ तो हैज लगाना चाहिए, ये तो गलत बात है। यार ये गलत बात नहीं है, ये बात सही है आपका भी, लेकिन ग्रामर जो कहे, है ना। अब देखते हो, मान के चलो कि CUT कट, है ना, CUT कट, अब PUT पुट, तो PUT को पुट हम पढ़ रहे हैं और CUT को कट क्यों पढ़ रहे हैं? अब यही है इंग्लिश, डेट इज़ वाई कि हम लोग अब इसी रूल और रेगुलेशन को समझकर आगे बढ़ रहे हैं, है ना। तो रोहन के साथ क्या लगेगा? हैज लगेगा, तो रोहन हैज। अब क्या है, बीन तो लगाना है, तो रोहन हैज बीन, ठीक है ना। क्या खेलते आ रहा है ना, तो रोहन हैज, भर्ब है तो भर्ब को पकड़ के लगा, तो रोहन हैज बीन प्लेइंग, रोहन हैज बीन प्लेइंग। अब क्या है, सुबह से खेलते आ रहा है ना, अरे क्या खेलते आ रहा है, तो क्रिकेट, तो क्रिकेट तो लगाना पड़ेगा ना। रोहन हैज बीन प्लेइंग क्रिकेट, रोहन क्रिकेट खेलते आ रहा है, कब से, तो सुबह से, तो सिंस मॉर्निंग। आई होप कि ये बात समझ में आ गई होगी। अब देखिए, ये था परफेक्ट कंटिन्यूअस, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बात निकल कर क्या आती है कि कुछ काम आधा हो गया है, कुछ काम अभी उसी में का आधा अधूरा जो बचा हुआ है वो हो रहा है। जैसे रोहन सुबह से क्रिकेट खेलते आ रहा है, इससे क्या पता चल रहा है कि रोहन जो है ना सुबह से क्रिकेट खेल रहा है, यानी कि सुबह से एक बात तो पता चल गया कि सुबह से आधा, मैंने मान के चलो इस वक्त 2 बज रहा है, यानी सुबह से जब क्रिकेट खेलते आ रहा है तो मैंने कुछ खेल लिया है, कुछ अभी भी आगे खेल रहा है, यानी कि वो खेल कंप्लीट होने में अभी कुछ समय बाकी है, यानी कि वो सुबह से खेल रहा है, यानी कुछ खेल खेल चुका है। तो इसीलिए इसको किस में रखा जाता है? प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंतर्गत। इसी हिसाब से अब जहाँ जहाँ प्रेजेंट है ना, जहाँ जहाँ प्रेजेंट है उसको हम लोग क्या करेंगे, इसके आगे वाला जो हिस्सा पढ़ेंगे वो टेंस का दूसरा बेटा पास्ट और सिंपल पास्ट टेंस कहेंगे, ठीक है ना, पास्ट इम्परफेक्ट कहेंगे। फिर यहाँ पर प्रेजेंटवा की जगह पर पास्ट में कन्वर्ट हो जाएगा ये नाम और पास्ट परफेक्ट टेंस कहेंगे। फिर इस प्रेजेंट को नाम हटा करके हम लोग पास्ट रखेंगे और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो जाएगा और उसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में थोड़ी सी बदलाव हो जाएगी। कुल मिला करके मुझे पूरा विश्वास है कि ये जो कुछ हम समझाए हैं आपको समझ में आ गया होगा। अब इससे रिगार्डिंग कुछ ऑब्जेक्टिव है जिसको हम लोग समझ लेंगे और इसके जो नेक्स्ट वाला वीडियो है ना, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, सिंपल प्रेजेंट टेंस के नेगेटिव, इंट्रोगेटिव, WH नेगेटिव वगैरह ये सब पढ़ेंगे। फिर प्रेजेंट इम्परफेक्ट वाला हम चलाएंगे, फिर प्रेजेंट परफेक्ट टेंस वाला, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला, नेगेटिव पॉजिटिव, जो भी जिस प्रकार के जितना भी इसमें कॉन्सेप्ट बना हुआ है ना, जितना भी कॉन्सेप्ट छिपा हुआ है एक भी मैं छोड़ूंगा नहीं। पूरा का पूरा जो है ना टेंस आपके दिमाग में फिट कर देंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं। और इससे रिगार्डिंग किसी भी प्रकार का चाहे हेल्पिंग वर्ब लगा करके ऑब्जेक्टिव पूछ ले, चाहे डायरेक्ट सेंटेंस में लिख करके पूछ दे कि बताइए किस टेंस के अंतर्गत आता है, आप एक भी प्रश्न नहीं छोड़ेंगे। यकीन कीजिए कि मैं जो कुछ भी पढ़ा रहा हूँ ना आपके लिए बहुत बेहतर पढ़ा रहा हूँ। तो इस वीडियो को अपने पास नहीं रखिएगा, दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए बिना देर किए अब इसके बाद हम लोग इसका ऑब्जेक्टिव किस तरह से DLED आयोग जो है ना क्वेश्चन को प्रिंट करता है और पूछता है, मैं कुछ प्रीवियस ईयर को क्वेश्चन को भी यहाँ पर बोर्ड पर लिखूंगा और उसको भी मैं सॉल्यूशन करके बताऊंगा और कुछ आपसे भी क्वेश्चन पूछूंगा, वो आपको कमेंट बॉक्स में बताना होगा। तो चलिए बिना देर किए अब हम लोग आयोग के तरफ से पूछे गए प्रश्न को देख लेते हैं। और दूसरा नंबर ये चीज़ कि आगे एक क्वेश्चन देंगे जो आपको कमेंट बॉक्स में इसका जवाब जरूर देना होगा। अगर आप 2025 की तैयारी करना है बढ़िया से, अगर आप चाहते हैं कि 2025 वाला जो एंट्रेंस एग्ज़ाम है वो मैं अटेम्प्ट कर लूं और उसमें गवर्नमेंट कॉलेज मेरे को मिल जाए, तो इस प्रकार की अगर आप इच्छा रखते हैं तो आप उस पूछे गए प्रश्न का जवाब कमेंट बॉक्स में जरूर देंगे। अन्यथा अगर आप नहीं देते हैं तो मैं समझ जाऊंगा कि आप DLED एंट्रेंस 2025 के एग्ज़ाम में शामिल नहीं होना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ तैयारी करके टाइम पास करना चाहते हैं। तो आप जरूर कमेंट करके उसका सही आंसर दीजिएगा, राइट एंड रॉन्ग जरूर दीजिएगा, तभी तो हमको भी लगेगा कि हाँ आप लोग कितना समझ पा रहे हैं, नहीं समझ पा रहे हैं, है कि नहीं। तो चलिए
डीएलएड आयोग की तरफ से पूछा गया प्रश्न किस तरीके से टेंस पर आधारित होता है उसको हम लोग देख लेते हैं। देखिए सबसे पहला बात कि ये 2022 में पूछा गया था। आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाएंगे तो देखेंगे चूज द सेंटेंस विद द प्रेजेंट टेंस। सुनिएगा क्या कह रहा है, प्रेजेंट टेंस। और मैंने अभी थोड़ी देर पहले यही पढ़ा रहा था कि टेंस जो है ना, टेंस ये इसके 3 गो बेटा है। कितना है? 3 गो, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। अब देखिएगा प्रेजेंटवा में लास्ट में है आता है, पास्टवा में लास्ट में था थेती आता है और फ्यूचरवा में लास्ट में गागेगी आता है। बस हो गया। अगर हम टेंस पढ़ाएंगे ना तो 2 मिनट नहीं लगेगा, टेंस खत्म हो जाएगा। लेकिन देखिए टेंस के 3 गो यानी हमारा जो समय है उसको 3 हिस्सों में बांटा, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। लास्ट में प्रेजेंट में है आता है। अब सुनिएगा प्रेजेंट के 4 गो बेटवा के बारे में हम पढ़ाएं। कैसा कैसा? सिंपल प्रेजेंट जिसको इंडेफिनिट के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट जिसको हम लोग कंटिन्यूअस के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस यानी कि जिसको परफेक्ट के ही नाम से जानते हैं लेकिन उसमें हैज हैव लगेगा। और सुनिएगा ध्यान से, फिर उसके बाद से परफेक्ट कंटिन्यूअस जिसमें तैयार आए तैयार रही है, उसमें सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस भर में आएंगे प्लस सब्जेक्ट फॉर सीन्स प्लस टाइम अदर क्लास में जो भी लगाना है वो लगाएंगे। तो अब आप देख लीजिएगा यहाँ पर प्रेजेंट टेंस। अब यहाँ पर ध्यान से देखिएगा, कह रहा है कि इसमें जो सेंटेंस दिया गया ना 1 2 3 4 ऑप्शन में, ये चारों ऑप्शन में जो सेंटेंस दिया गया उस पर थोड़ा सा गौर कीजिए और चूज कीजिए कि कौन है जो प्रेजेंट टेंस के अंतर्गत आते हैं। तो यहाँ देखिएगा आई विल गो टू पटना। तो भाई मैंने तो ये पढ़ाया नहीं है क्योंकि ये फ्यूचर की बात है, वो फ्यूचर में पढ़ाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा। पहले तो ये होगा नहीं क्योंकि ये फ्यूचर का है। दूसरा, यू हैव गॉन टू पटना, गुड, ये तो प्रेजेंट का है, ये तो प्रेजेंट टेंस का है। क्यों है? क्योंकि हैज या हैव जब भी, सुनिएगा कुछ हेल्पिंग वर्ब पर ध्यान देना है, हैज या हैव आए, एम इज आर आए, चाहे सब्जेक्ट के बाद तुरंत मेन वर्ब 1 आए तो वो प्रेजेंट में आता है। अब सुनिए, विल रहेगा काट देना है, हैड है ये पास्ट का है इसको भी काट देना है। ऑप्शन बी इज द राइट आंसर, यू हैव गॉन टू पटना। अब सुनिए प्रेजेंट में जितना भी हेल्पिंग वर्ब है इसको याद कर लीजिएगा, ऑलवेज कीप इन माइंड। कभी भी सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब 1 आ जाए तो समझ लेना प्रेजेंट है। एम इज आर आए, एम इज आर आए तो प्रेजेंट है। सुनिएगा हैज या हैव आए, ठीक है ना, तो समझ लेना प्रेजेंट है। ये जब भी इस तरीके से दिखे सब्जेक्ट के बाद जैसे ही मेन वर्ब 1 आए तो समझ लेना प्रेजेंट है। एम इज आ रहा है तो भी समझ लेना प्रेजेंट है। हैज या हैव आए फिर भी समझ लेना कि प्रेजेंट है। हैज या हैव बीन आए तो भी समझ लेना कि ये प्रेजेंट है। समझ में आ रहा है? और भी बहुत सारे प्रेजेंट के कुछ सिम्टोमेटिक, ठीक है ना, जो है ना स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस में पढ़ाऊंगा, बताऊंगा कि कैसे कैसे प्रेजेंट के सेंटेंस को समझना है। बहुत आसान है, ठीक है ना, बस समझते जाइए। ये पहला क्वेश्चन का आंसर हो गया। दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, चूज द सेंटेंस विद द प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। सुनिएगा प्रेजेंट यानी ये जो टेंस का पहला बेटा प्रेजेंट है, इस प्रेजेंटवा के जो 4 गो औलाद है, जो 4 गो लड़कवा है उसको हम बताए थे ना, चौथा बेटवा का नाम है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। और उसका स्ट्रक्चर ऑफ द सेंटेंस को तो समझे भी किए थे, बस आपको चढ़ दे देखना है और पढ़ दे जो है ना आंसर लगा देना है। ये 2021 में पूछा गया था बाबू। सुनिएगा सीता गोज टू पटना, सीता के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब आ रहा है, ये तो पहले होगा नहीं। क्यों? क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस का एक फॉर्मूला है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन आना चाहिए, प्लस बीन आना चाहिए, प्लस वर्ब में आईएनजी आना चाहिए। अगर ये हेल्पिंग वर्ब के बाद, सुनिएगा हैज या हैव बीन के बाद वर्ब में आईएनजी आए तो उसी को हम पकड़ करके चूज करेंगे, उसी को पकड़ करके सही ऑप्शन लगाएंगे, अन्यथा नहीं रहेगा तो नोटा पर जाएंगे, लेकिन गलती नहीं करेंगे। सुनिएगा ध्यान से, सीता गोज नहीं होगा भाई, राधा वियर्स नहीं होगा रे भाई। क्यों नहीं होगा? क्योंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट मेन वर्ब 1 नहीं होगा। प्रेजेंट है ये अलग बात है, लेकिन प्रेजेंट का ये कंटिन्यूअस पूछ रहा है। सुनिएगा राधा विल नहीं होगा। क्यों नहीं होगा भाई? ये फ्यूचर का है। हाँ आइए देखते हैं चौथा नंबर, सीता इज, भाई ये तो मैंने गलती, सॉरी यार इसके लिए। आप लोग भी ना देखो यार, यहाँ पर कंटिन्यूअस पूछ रहा है ना, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का मैंने समझा दिया यहाँ पर। सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन, ये तो क्या है, इसका चौथा मान के चलो, ये प्रेजेंट का चौथा बेटवा है जो प्रेजेंट परफेक्ट। यहाँ तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? अच्छा सुनिए, देखिए जैसे मैं थोड़ा सा मिस्टेक किया ना समझाने के दौरान, पढ़ाने के दौरान थोड़ा सा मिस्टेक किया। हम प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे लेकिन दिमाग में माइंडसेट हो गया था क्या कि प्रेजेंट का चौथा बेटवा से रिलेटेड क्वेश्चन पूछा है, यानी प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और तभी हम वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस वाला यहाँ पर फार्मूला लिख दिए। लेकिन यहाँ पर
देख लीजिए, ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस का फार्मूला होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट प्लस एम इज आर, ठीक है ना, प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट। अब सुनिए, एम इज आर के बाद वर्ब में आईएनजी आ जाए तो समझ लेना कि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, अर्थात इसको इम्परफेक्ट के नाम से जानते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं, इम्परफेक्ट के भी नाम से जानते हैं। किससे जानते हैं, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहिए, बतिया इस सेम से बट डिफरेंट इस तनी मनी, यानी कि सब्जेक्ट प्लस एम इज आर प्लस वर्ब में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट, ये हो गया प्रेजेंट कंटिन्यूअस कहिए या प्रेजेंट इम्परफेक्ट कहिए। लेकिन सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव बीन प्लस वर्ब में आईएनजी आ जाए तो समझ लेना प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है प्रेजेंट कंटिन्यूअस क्या है, तो कभी कभी हम लोग ऑप्शन देख करके भी ना अपने क्वेश्चन को सुधार लेते हैं। 12 फेल मूवी देखे हैं ना, क्या होता है ना कि दिमाग में बस एक ही चीज़ रट के जाता है, टेररिज्म टेररिज्म टेररिज्म, है ना, और जैसे जाता है ना तो वो टेररिस्ट लिखा हुआ टेररिज्म पढ़ लेता है और उसका आंसर दे देता है, जिसकी वजह से वो गलती हो जाता है। इस तरीके से कभी कभी माइंडसेट हो जाता है। जैसे बार बार मैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस कहते कहते ना प्रेजेंट कंटिन्यूअस को भी मैंने समझ लिया प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, तो ऐसा मिस्टेक आप लोग मत कीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर अभी पढ़ाने का माहौल चल रहा है, लेकिन वहाँ पर फाइनलाइज एग्जाम देने के लिए जब जाएंगे ना तो वहाँ पर कतई मिस्टेक करने की कोशिश मत कीजिएगा। सुनिएगा, कंटिन्यूअस आ जाए या इम्परफेक्ट की बात आ जाए तो सब्जेक्ट प्लस एम इज आर के बाद वर्ब में आईएनजी, और कभी कभी ऑप्शन देख करके अपना क्वेश्चन सुधार लिया जाता है, क्योंकि ऑप्शन में प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कोई सेंटेंस है ही नहीं है, इसलिए सीता इज स्लीपिंग ऑन द बेड ये कंटिन्यूअस का है। और हम लोग फिर से क्वेश्चन देखेंगे, अच्छा हम तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस समझ रहे थे, ये तो सही बात है, ऑप्शन हो सही दिया है और क्वेश्चन हो सही पूछ दिया। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस 2021 में पूछा गया प्रश्न सीता इज, यानी एम इज आर के बाद जैसे ही वर्ब में आईएनजी आ जाए तो इसको सही आंसर के साथ जाएंगे, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। और ये जो तीसरा नंबर प्रश्न आपसे पूछ रहा हूँ, कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर आप डीएलएड की तैयारी कर रहे हैं तो 2025 में अगर आपको गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए तो डेफिनेटली आप इसका आंसर देंगे, डेफिनेटली यू विल आंसर दिस क्वेश्चन, ठीक है ना। क्वेश्चन क्या कर रहा है कि चूज द सेंटेंस विद द प्रेजेंट परफेक्ट। सुनिएगा, प्रेजेंट परफेक्ट का पूछ रहा है, सब्जेक्ट प्लस हैज या हैव प्लस V3 प्लस सब्जेक्ट, यानी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का पूछ रहे हैं, यानी वो काम क्या है, परफेक्ट, यानी कंप्लीट हो चुका है, यानी किसी काम का हो चुका होना समझना, यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। अब इसमें दिए गए ऑप्शन है कि आई विल गो, ययाति हैड गॉन, दे हैव गॉन, और चौथा है नो वन विल अंडरस्टैंड, कोई नहीं समझेगा। तो कुल मिला जुला करके ये आपका पूरा का पूरा ये प्रेजेंट टेंस का पहले हिस्सा जो है ना, मान के चलो कि टेंस 3 हिस्सों में बांटे, और टेंस के पहले हिस्सा प्रेजेंट टेंस के 4 गो बेटा के बारे में पढ़ा है। अब इन चारों बेटों का नेगेटिव पॉजिटिव तो मान के चलिए कि सेंटेंस होगा ना जी, नेगेटिव पॉजिटिव और WH टाइप का जो क्वेश्चन होगा वो तो पढ़ना है ना जी, तभी ना जाकर के किसी भी प्रकार का अगर क्वेश्चन आयु की तरफ से पूछ देते हो आप लोग बताने में पीछे नहीं हटेंगे। तो फाइनली ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा इंफॉर्मेटिव यूजफुल है। अगर आपको लग रहा है, समझ में आ रहा है कि हाँ ये काफ़ी इंपॉर्टेंट और यूजफुल है, थोड़ी सी वीडियो तो लंबी हो गई है बट यू डोंट माइंड प्लीज़, कि अब आप क्या करेंगे, इस वीडियो को दोस्तों में शेयर कर देंगे, आप भी देखेंगे, थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। अल्टरनेटली हम सभी का वीडियो आ रहा है, आप लोग को देखना है, अभी से ही तैयारी करना है। कहा जाता है कि बूंद ले तालाब भरती है, जो तालाब रिस का भरती है उसको सूखने में समय लगती है, जो तालाब एकाएक भरती है उसको सूखने में समय नहीं लगती है। इसलिए अभी से ही तैयारी में खूब बढ़िया से लग जाइए, ताकि आने वाला 2025 डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम और उसके बाद आपके हाथ में एक गवर्नमेंट कॉलेज हो और आपका डीएलएड एंट्रेंस एग्जाम कंप्लीट होने के बाद जो आपको गवर्नमेंट कॉलेज मिले, कि आप ढेर सारा कमेंट से हमें नवाज दें। तो कुल मिला जुला करके आज के इस वीडियो में इतना ही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।